अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के इंटरेस्टिंग होने का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज लीग मैचेस का आखिरी दिन है। आज डबल हेडर खेला जाएगा, लेकिन अब तक एक टीम का फैसला हो पाया है, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया। बाकी 3 टीमें अब तक मुंतजर है कि वो कौन सी होंगी कि जो क्वालिफाई करेंगी, सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो इवेंट से बाहर हो चुकी है। बाकी टीमें अभी इवेंट में मौजूद हैं और 4 में से 3 टीमों का आज फैसला होगा। 2 टीमें ऐसी हैं कि जो अपने मैचेस खत्म कर चुकी हैं, पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर्स, और वो आज के मैचेस पर डिपेंड कर रही होंगी कि वो क्वालिफाई करती हैं या नहीं करती हैं। दूसरी जानिब कराची किंग्स जो आज मुकाबला करेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स से, उसके लिए भी मौका है पहुंचने का, अपने रन रेट को बेहतर करते हुए फतह हासिल करें कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ। इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान आज अगर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर मौजूद इस्लामाबाद को शिकस्त देने में कामयाब होती है तो फिर वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब ये भी हो सकता है कि लाहौर और पेशावर जलमी में से कोई एक टीम पहुंचे, लेकिन जलमी के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं पहुंचने के, इस लिहाज से कि जलमी ने अपने रन रेट को बहुत मेंटेन किया है। जब 247 रन का हदफ दिया था उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो भी वो सिर्फ 15 रन से मैच हारे थे। उस एक मैच ने जलमी के हारने के बावजूद भी प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। लेकिन लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया? ये वो टीम थी कि जिसके बारे में कहा जा रहा था टूर्नामेंट फेवरेट टीम, और लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जिस तरीके से दगा दे गई, कल भी वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 80 रन के बड़े मार्जिन से हार गए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां सालों अंजाम दी, हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ नसीम, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी लाहौर कलंदर की जिस तरह हमने देखा है, और पिछले 3 मैचों से मुसलसल देख रहे थे कि वो काफी हद तक अंडर प्रेशर है। खास तौर पर उनकी बैटिंग जो उन्होंने काफी उनको डिसअपॉइंट किया इन दैट सेंस, फैंस को भी और उनको खुद को भी। क्योंकि अगर आप देखें कि कल भी टॉस जीत कर, बावजूद उसके कि पिछले 2 मैचेस में वो चेस करते हुए इतना अच्छा नहीं खेले थे, उन्होंने फिर यही फैसला किया कि हम चेस करेंगे। एंड देन अगेन उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस कर दिए एक बहुत ही की और इम्पोर्टेंट गेम में। कल मुझे सुहेल अख्तर का जो इंटरव्यू आफ्टर दी गेम था, उसी से सब नजर आ गया था मुझे कि कितना ज्यादा वो प्रेशर में थे। ऐसे लग रहा था कि बगैर किसी प्लानिंग के इस मैच में उतरे थे, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब उनको यही नहीं पता था कि उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। उनका ये कहना कि डंक चाहते थे ओपन करना, तो इसलिए हमने उसको ओपन करा दिया, तो ये तो कोई चीज समझ में नहीं आती। नॉर्मली जब आपकी स्ट्रेटेजी बनती है तो पहले से इस चीज की तैयारी हो चुकी हुई होती है कि आपने किस तरीके से इस गेम को लेना है। ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आई थिंक जैसे हम पहले भी कल जिक्र कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही थी और वो किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर रही थी। देखिए, जैसे अगर हम लाहौर कलंदर को देखते हैं तो वो किसी एक आध प्लेयर पे, टिम डेविड पे ही वो डिपेंड कर रही थी। वो फेल होना शुरू हुए। जो उनके लेग स्पिनर थे जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। राशिद खान तो वो उन्होंने भी कल ना बैटिंग और ना बॉलिंग अच्छी, और वो जेम्स फॉकनर वो विकेट्स तो ले रहे थे, बैटिंग में भी उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। जहां ये लोग फेल हुए वहां उनके पास कोई ऐसा सहारा देने वाला नहीं था। फिर एज आप दूसरी तरफ अगर मुल्तान सुल्तान को देखें तो पिछले 2 मैचेस में रिजवान ने रन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम जो है वो इनफ रन कर गई बोर्ड पे और उन्होंने अपना अच्छा स्कोर लगा के मैच जीता। दूसरी तरफ कल शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनके बाकी मानदा बैट्समैन ने, खास तौर पर शोएब मकसूद जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में हैं, उन्होंने फिर अपनी टीम को संभाला दिया और टीम का स्कोर 170। और जो आखिरी ओवर में सुहेल तनवीर ने 16 रन ले लिए जो उन्होंने बनाए, वो आई थिंक बहुत ही की थे मुल्तान सुल्तान के लिए, जो एज ए टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। हर बॉलर चिप इन कर रहा है, हर बैट्समैन चिप इन कर रहा है, फील्डिंग भी उनकी बुरी नहीं है। कल देखें, कल 3 आउटस्टैंडिंग कैचेस हुए। इमरान ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, इमरान ताहिर ने, और उसके साथ उन्होंने कैचेस भी बहुत अच्छे किए। सो जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान जा रही है, यू नेवर नो कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लगती है इस फाइनल को जीतने के लिए। और भाई जो सूरत हाल लाहौर कलंदर्स की है, तकरीबन वही सूरत हाल कराची किंग्स की भी है। उनकी भी बैटिंग जो है वो क्लिक करके नहीं दे रही।
एक बाबर आजम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाकी उनके इर्द गिर्द जो बैट्समैन खेल रहे हैं, चाहे शर्जील की बात कर लूं, मार्टिन गप्टिल की बात कर लूं, या जो भी नीचे बैट्समैन आ रहे हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन पहले जरा कलंदर्स की बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कि फखर जमान और मोहम्मद हफीज परफॉर्म नहीं कर रहे। ये कितना बड़ा कंसर्न सिर्फ लाहौर कलंदर्स के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है। देखिए, मैं तो पहले लाहौर कलंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर लूंगा कि क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने, क्योंकि उनके की बैट्समैन थे ये दोनों, और वो अगर हम पाकिस्तान टीम के लेवल के ऊपर उनके मतलब बात कर रहे हैं कि वहां वो रन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की टीम का क्या होगा, तो इनका तो पहला जॉब तो इस वक्त लाहौर कलंदर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था अपनी बैटिंग से, जो ये नहीं कर सके। जब ये लाहौर कलंदर के लिए नहीं कर सके, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान में भी जाके के लेवल पे जब जाके इंग्लैंड से और वेस्ट इंडीज से इन्होंने सीरीज खेलनी है, तो अगर इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ और इतनी पुअर फॉर्म के साथ जाएंगे, अल्लाह करे, क्योंकि देखिए एक आध अच्छी इनिंग आपको वापस फॉर्म में ले आती है, इसमें कोई इशू नहीं है कि क्योंकि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं कि इनको एक आध अच्छी इनिंग चाहिए ताकि अपने वो ग्रुप में वापस आ जाएं। लेकिन जो ये डिस्मल परफॉर्मेंस जहां रही है खासतौर पर अबू धाबी लेग में सम ऑफ द अदर लाहौर कलंदर्स की, ये काफी डिस्टर्बिंग है इन दैट सेंस। आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट और जो टीम के बाकी मेंबरान, कैप्टन, उनका आपस में रिलेशनशिप वो कैसा है, क्या जो स्ट्रेटेजी बनते हुए क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, क्या इस बात का फैसला करना कि पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, इसमें कहीं आपस में कोई तसादुम था टीम मैनेजमेंट का और कैप्टन का, तो ये चीजें तो खैर ऑब्वियसली हमें अभी नहीं पता लगेंगी, ये तो ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें होती हैं, मीटिंग्स में क्या बात हुई क्या नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से वो टीम खेली है, इससे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ कोई ना कोई अभाम था, कहीं ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो टीम की परफॉर्मेंस अंदर नजर आती है। देखें, आप तमाम टीमों का आप देखेंगे, आपको कराची थोड़ी सी डिस्टर्ब टीम नजर आती है, आपको इस सेगमेंट में लाहौर कलंदर्स की टीम डिफरेंट नजर आई, फिर है आप देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, पिशावर जलमी और इसी तरीके से आप मुल्तान सुल्तान को देखें कि वो एक पूरे ऐसे जिसको कहना चाहिए कि हम आहंगी के साथ और एक यूनिट के तौर के ऊपर वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैचेस वो हारे भी होंगे, वो जीते भी हैं, जीत भी रहे हैं, खैर मुल्तान सुल्तान तो जीत रही है, पिशावर जलमी एक आध मैच हारी भी है और कुछ जीते भी हैं। लेकिन उनकी टीम का जो कॉम्पोजिशन है, ये जो टीम की बॉडी लैंग्वेज है ऑन द फील्ड, वो आपको बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आती है कराची किंग्स से और लाहौर कलंदर से, जो कि मुझे ये फीलिंग होता है कहीं ना कहीं इश्यूज डेफिनेटली हैं लाहौर कलंदर्स की थिंक टैंक और द टीम जो प्लेयर्स हैं और कैप्टन जो है उनमें। किस तरह के इश्यूज लगते हैं हारून भाई आपको प्लेयर्स और मैनेजमेंट के दरमियान? हालांकि मैं लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के साथ 3 साल रहा हूं, और बिल्कुल एक तरीके से समझे कि मैंने उनके साथ सारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने मैंने उन टीम के साथ ही रहता था। मैं जिस वक्त पहले 3 PSL के अंदर उनका हिस्सा था, मैंने उस मैनेजमेंट को अपने खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करते हुए देखा है। वो जो भी रिक्वायरमेंट चाहते हैं वो मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड करने को तैयार होती है कि परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस लें। ऐसे कौन से इख्तलाफात हो सकते हैं हारून भाई? क्योंकि आपको याद होगा जब लास्ट PSL फाइनल खेला गया था लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, उसमें टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग नहीं की थी लाहौर कलंदर्स ने, और पहले बैटिंग कर ली थी लाहौर कलंदर्स ने, जिस पर बहुत तशवीश हुई थी और बहुत सारे लोगों ने बात की थी कि इस पिच के ऊपर आपको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे कौन से अवामिल हो सकते हैं कि जो प्लेयर्स, मैनेजमेंट, कैप्टन आपको एक पेज पर नहीं लगे? नहीं, मुझे तो इशू सिर्फ प्रॉब्ली स्ट्रेटजी का है। आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस तरह मैं तो समझता हूँ कि लाहौर कलंदर वाहिद वो फ्रेंचाइज है जिन्होंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है, जिनके ऊपर पूरा पूरा साल काम होता है, प्लेयर्स के ऊपर आप मेहनत कर रहे होते हैं। तमाम प्लेयर्स जितने भी लाहौर कलंदर्स के हैं, ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, आकिब उनके साथ लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ ये की इश्यूज, यहाँ ये मुझे जो इशू नजर आ रहा है वो स्ट्रेटेजी का है। जैसे पहले बैटिंग करना, यहाँ सेकंड बैटिंग करना, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आपकी बॉलिंग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, अगर आप पहले बॉलिंग करते हुए और टीम 170 और 180 रन तक पहुंचा देती है टीम को, बावजूद इसके कि आप पहले जल्दी भी आउट कर लेते हो 2-3 प्लेयर्स को, और उसके बाद वो दूसरी टीम जो है वो चली जाती है 160-70, जो कि एक पार स्कोर नजर आता है
अबू धाबी में, जो कि एक फाइटिंग स्कोर है, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कहीं भी ये नहीं सोचा गया कि हम शिफ्ट करके देख लें, हम मुसलसल चेस करने के लिए ही जा रहे हैं और वो हमें कामयाबी नहीं हो रही। यू नेवर नो, क्योंकि देखें ना, जब आप चेस करने जाते हैं, जैसी विकेट्स गिरती हैं, प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। वेराज जब अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो, तो यही सूरत हाल दूसरी टीम के लिए भी हो सकती है, क्योंकि उनको अगर आपने 160-70 अगर बोर्ड पे लगाए हुए हो और उनकी टीम अगर जल्दी आउट हो जाए 2 से 3 प्लेयर्स 20-30 रन के अंदर, तो वो भी प्रेशर में आके और आपकी बॉलिंग फिर वहां कामयाब होगी। प्लस आपकी बॉलिंग को इस दफा आपके फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। आप ये देखें ना, बहुत सारी चीजें अवामिल ऐसे शामिल होते हैं जिसकी वजह से आपका 1 या 2 ओवर के बाद मैच का पासा पलट जाता है। आपने 2 कैचेस छोड़ दिए, आपने मिस फील्डिंग कर दी। सो ये इशू स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज मुझे, और आई मे बी रॉन्ग, ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि 3 मुसलसल आप देखें, कल सुहेल अख्तर की जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था, उसमें उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। रमीज उनसे या जो भी वो सवाल कर रहे होते थे, वो उनका जवाब वो बस छोटे छोटे से उसमें कि हाँ जी, हम डंक ने कहा कि मैं ओपन करूंगा तो ओपन। तो ये एक मतलब अजीब सी एक कप्तान के वहां से अगर इस किस्म के जवाब आए तो ये मतलब अच्छा नजर तो नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बॉडी लैंग्वेज सुहेल की बिल्कुल गिरी हुई थी। आप ठीक बात कर रहे थे हारून भाई। ले हारून भाई, बात यही हो रही है कि क्या कुछ मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको प्लेयर्स? आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो इनका मैच खेला गया था, उसमें जेम्स फॉकनर बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। वो एक एंड पे खड़े हुए थे, शाहीन शाह अफरीदी आ रहे थे, वो भी मारे जा रहे हैं, हारिस रऊफ आ रहे हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। वेयर इस टीम की जो इस वक्त जरूरत थी, वो 18 रन से मैच लूज करके गए थे सिर्फ। और जेम्स हॉकनर खड़े रह गए थे जो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। तो कहने का मकसद है, अगर आकिब जावेद सिखा रहे हैं तो सीखने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि भाई एक बैट्समैन जो हिटिंग कर लेता है, अगर वो वहां पे खड़ा हुआ है तो फिर आपको जो है वो वैसे ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। और भाई एक ब्रेक का टाइम हो गया, आपको पता है इश्तिहारात इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या प्लेयर्स अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को जरूर डिस्कस करना है। कल शाहनवाज दानी लड़काना से ताल्लुक रखने वाला बॉलर, जिसने 5 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हंगामा तो होना ही है कि जब आपकी टीम इतनी टॉप पे दिखाई दे रही हो। लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दे रहे थे और उसके बाद अब लाहौर कलंदर्स का ये हार है कि वो सबसे हारते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ये टीम कुछ और कॉन्फिडेंट दिखाई दी है, क्योंकि इन्होंने रिदम हासिल कर लिया था। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरह नहीं थे कि जो पूरे सीजन के अंदर रिदम हासिल करने की कोशिशें करते रहे। उनके फॉरेन प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इनके फॉरेन प्लेयर्स मोस्टली जो है वो अगर अवेलेबल हो गए थे। मैं बैन डंग की बात करता हूँ, मैं राशिद खान की बात करता हूँ, जो पहले कराची के लेग में थे, वो यहाँ पर भी अवेलेबल थे। टिम डेविड को उन्होंने शामिल किया था, तो टिम डेविड ने दीगर बैट्समैनों से ज्यादा परफॉर्म करके दिया। आप फिर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एट द सेम टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात कर लेते। कल बारिश की वजह से वॉश्ड आउट हो गया था मैच, पहले दिन का खेल, लेकिन एक रिजर्व डे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रखा है इस इंपॉर्टेंट मैच के लिए, ताकि मैच का नतीजा सामने आ सके। आज न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीतने के बाद पहले भारत को खेलने की दावत दी थी और 27.4 ओवर का खेल हुआ है। 68 फॉर 2 इंडिया का स्कोर है। रोहित शर्मा ने 34 रन बनाकर आउट हुए, 28 रन बनाकर शुभमान गिल आउट हुए, जबकि विराट कोहली 6 रन पर बैटिंग कर रहे। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस पर तो आगे वाले वक्त में बात करेंगे, थोड़ा सा आपको अपडेट कर रहे थे। तो हारून भाई, वो एक मैच कितना लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को एकदम से खराब करता चला गया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने खेला था और 20 रन पर उन्होंने 5 आउट कर लिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और ऐसा लगता था 60-70 वहीं से फॉर्म बहाल हुई थी आसिफ अली की और इफ्तिखार अहमद की। दोनों ने वहां रन स्कोर किए थे और एक 160 प्लस ले गए थे स्कोर को। और वो मैच लाहौर 86 पर 2 और उसके बाद कोलैप्स हुआ था, 14 रन पर 7 आउट हो गए थे। उस एक मैच ने लाहौर को, कहते हैं कि जब आप रिदम में हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। वो जो अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब नहीं कर सके थे। जी अरुण भाई।
यही यही तो नसीम, यही तो मैं हम जो भी बात कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं। देखिए ना, जब बॉलिंग ने 20 रन के ऊपर या 22 रन के ऊपर 5 आउट कर लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई जो ऑपोजिशन है वो रन्स कर जाएगी 170 के लगभग या 160 के लगभग। फिर 86 फॉर 2 आप चेस कर रहे हैं 150 160 रन, और पता लग रहा है कि जी ऑल ओवर सडन 14 रन के ऊपर आपकी 7 विकेटें गिर जाती हैं। सो ये शो करता है कि आपका कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है या कहीं ना कहीं जो गेम प्लान है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे गिरा, और इतनी बुरी शिकस्त के बाद प्रॉब्ली आप सही कह रहे हैं कि वो इतनी बुरी शिकस्त थी कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि लाहौर कलंदर के दोनों सूरतों में, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो टॉप पे थे, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो टॉप पे थे, और ऑल ऑफ अ सडन दोनों डिपार्टमेंट से इनको मायूस किया और दोनों वो काम नहीं दिखा सके। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको फाइनल ये जो लास्ट मैच था इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर की चेंजेस। आप देखें कि इस वक्त तक दो ऐसे बैट्समैन थे कि टिम डेविड और फॉकनर, ये आपको रन्स करते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। आपने बेन डंग को तो ऊपर भेज दिया, बट आपने आगा सलमान को पहला मैच खिलाया है, ठीक है, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। लेकिन कल की जो सिचुएशन थी, जब 13 रन्स का एवरेज था, आपने उसको चेज करना था, तो आपका जो इन फॉर्म बैट्समैन है टिम डेविड और जो फॉकनर है, ये क्यों ऊपर नहीं है, उनसे पहले क्यों नहीं आए? आपने ऐसे बैट्समैन को पहले भेज दिए जो अभी बेचारा एक या दो मैच पहले वो उसको टीम में शामिल किया है, जिसकी अपनी फॉर्म भी नहीं है। पहले मैच जो रन आउट हो गया था, वो ज्यादा वक्त भी नहीं गुजार सका। आगा सलमान की मैं बात कर रहा हूँ, बेन डंग थोड़े फॉर्म में नहीं, तो उनको आपने ओपन कर दिया। जो आपके सुहेल अख्तर थे वो पहले ओपन जा रहे थे, वो नीचे मिडिल ऑर्डर में आ गए। तो ये जो चेंजेस की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं हुई वक्त पे, क्यों नहीं टिम डेविड ऊपर आए 4 नंबर पे या 3 नंबर पे, क्यों नहीं फॉकनर 5 नंबर पे आए, जब आपको पता था कि इनफॉर्म बैट्समैन यही है, ये ज्यादा ओवर्स अगर इनको मिलेंगे तो आपके पास ज्यादा चांस है जीतने का, बजाय इसके कि ऐसे बैट्समैन जो 3 से 4 ओवर अपने आप को सेटल डाउन होने में ले, इसलिए कि वो अभी नए नए खेल रहे हैं। तो ये वो इश्यूज जो मैं मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा इग्नोर कर गए जो टीम मैनेजमेंट है। अगर वो इस लेवल के ऊपर सोच रहे होते, या उन्होंने सोचा था नहीं ये नीचे से जाके किसी तरीके से भी ये उसको अचीव कर लेंगे इतना बड़ा टारगेट, तो ऐसे नहीं था। अभी आपने कहा कि एक दूसरे मैच में ये नीचे से जो ये बैट्समैन थे हिटे मार रहे थे। देखिए जब आपको शहीन आस्किंग अफरीदी, रेट, हारिस रूफ, हाँ, जब जब आपने शाहिन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे और इनकी बात कर रहे थे, देखिए जब आपको आखिर में 13 से 14 रन या 15 रन का जो अगर एवरेज आपको मेंटेन करना हो, तो फिर आप एक बैट्समैन को डिपेंड नहीं करते, फिर आपको भी हिट लगाने की जरूरत होती है। जब आप छक्का मार के फिर आप कोशिश ये होती है कि आप वो जो इनफॉर्म बैट्समैन, जैसे आप फॉकनर का जिक्र कर रहे थे, दूसरे एंड पे वो खड़े थे, तो फिर उनको एक रन देके उनको फिर ज्यादा मौका देना चाहिए। अगर आपने एक छक्का मार लिया, तो उसके बाद आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सेट बैट्समैन सामने आ जाए और वो आके चार्ज ले ले। लेकिन क्योंकि आप टेल एंड से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मुसलसल छक्के ही मारते रहेंगे। सो यही वो मैं स्ट्रेटेजी का जो फुकदान मैं कह रहा था लाहौर कलंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सिचुएशन को रीड करके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुए, ना प्लेयर्स जो के अंदर खेल रहे थे, सिचुएशन को रीड करते हुए कैसे उनको अपने आप को अडॉप्ट करना था, और दूसरा जो बाहर से बैठी हुई टीम मैनेजमेंट थी, उन्होंने वक्त के ऊपर जो चेंजेस करनी थी बैटिंग ऑर्डर में, वो मुनासिब वक्त के ऊपर वो मुनासिब चेंजेस नहीं की। और भाई 18.1 ओवर में टीम आउट हो रही है, उसमें से 52 गेंदें आप डॉट बॉल खेल रहे हैं। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे? मैं कलंदर्स की बात करता हूँ। 52 डॉट बॉल, 9 ओवर्स आप जो है वो आधे ओवर, आपने जो 89 पे टीम आउट हुई है तो आपने बाकी 10 रन से खेले हैं, और आप 9 ओवर जो है वो मैडन खेल गए हैं आप 52 डॉट बॉल्स। कहने का मकसद है कि ये वो क्रिकेट खेल रहे थे कि जो समझ में नहीं आ रही थी। अब भाई हफीज आके अपने सिंगल सिंगल ही करते तो भी ये इतनी डॉट बॉल नहीं होती। जी, देखिए यही तो नसीम मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप चले इसमें अगर आपको क्रेडिट देना है मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को तो जरूर दें, लेकिन दूसरी तरफ इतना एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप हो, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ठीक है जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग हो रही हो, लेकिन T20 क्रिकेट में तो आप अच्छी बॉलिंग का ही मुकाबला करके रन बनाते हैं ना। सो आई थिंक ओवरऑल क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर बैटिंग क्लिक नहीं कर सका, फखर जमान थ्रू आउट फेल हुए, सुहेल अख्तर फेल हुए, हफीज से बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बल्ला नहीं चल रहा था, वो मिडल नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपके टॉप 4 से 5 बैट्समैन अगर आपके स्ट्रगल कर रहे हो और जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, देखें आप T20 में एक्सपेक्ट करते हैं नंबर 8 9 10 वाला आगे रन करेगा?
T20 के लिए, इसीलिए तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जो 20 ओवर मिलते हैं उसी में तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 12 ओवर या 13 ओवर या 15 ओवर ये टॉप 4 में से या टॉप 5 में से ये कंज्यूम करेंगे ओवर्स, और यहाँ हिटें लगा के और अपने रन रेट को बढ़ाते हुए, जो कि नॉर्म है कि 8 से 9 रन तो कम से कम हर ओवर में बनने चाहिए। सो आप बजाय इसके कि वो रन बनाने के आप डॉट बॉल्स खेले, डॉट बॉल्स खेलने के बाद आउट हो गए, या तो आप डॉट बॉल्स खेल के होता ही है कि आप कॉम्पनसेट करते हैं। आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक दो आपको हिटें नहीं लगी, आपने सिंगल सिंगल किए, रन बॉल चले गए आप 2 से 3 ओवर तक या 4 ओवर तक, फिर बाद में अच्छा बैट्समैन उसको कॉम्पनसेट करता है बाय स्कोरिंग रन थ्रू बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से पता लगता है कि जी 10 बॉलों में 20 रन हो गए, 10 बॉलों में 24 रन कर लिए। सो ये वो चीज जो है वो तो लाहौर कलंदर ने बिल्कुल भी कल नहीं दिखाई, और ऐसे लगता था कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हुए थे उनके बैट्समैन कि वो बिल्कुल सामने वो आ ही नहीं सके खुल के कि उस तरीके से वो बैटिंग कर सके। क्योंकि आप देखेंगे हफीज ने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, उसके बाद जब उसने शॉट मारा वो कवर पे सीधा हाथ में चला गया। सो ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ बैड, मेरे नजदीक वक्त था लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन आई स्टिल थिंक ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर अब आउट हो गई हुई है। लाहौर कलंदर 10 पॉइंट के साथ वहां खड़ी है। अब डिपेंड करता है कराची किंग्स का जो आज मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि ऑब्वियसली डाउन एंड आउट है, वो किस तरीके से अपने उसको कॉन्फिडेंस को ला के इनके साथ मुकाबला करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि कराची किंग्स अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच जीत लेती है ना, तो ऑटोमेटिकली उनका रन रेट ऑलरेडी इस वक्त बेहतर ही है लाहौर कलंदर से, तो और बेहतर हो जाएगा। अगर वो बेहतर हो गया और कराची किंग्स आज मैच जीत गई, तो ऑब्वियसली कराची किंग्स के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि टॉप 4 में फिनिश करे। हाँ, अगर आज कराची हार जाती है तो लाहौर कलंदर फिर भी कंटेंशन में रहेगी कि वो टॉप 4 में आ सकती है। तो आई थिंक ये जो भी 3 मैचेस में उनकी गलतियां हुई हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे इस मैच के रिजल्ट की। अगर वो मैच का रिजल्ट इनके हक में चला जाता है, यानी ये क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आई थिंक इनको ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आई फील, मैं विश करता हूँ कि ये हो नहीं सकता कि आकिब जावेद जैसे इतना एक्सपीरियंस बंदा हुआ बैठा हुआ ये सारी चीजें ना महसूस कर रहा हो जो हम ये बात कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड पे बैठेंगे और सोचेंगे कि जी ये पिछले 3 मैचों में इनके साथ क्या हुआ, और पूरी टीम को इकट्ठा रख के, और अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं टॉप 4 में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉप 4 में दे विल बी अ डिफरेंट टीम टू वॉच। हम भी अब तो अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे ना, अब तो सामने वाले पे डिपेंड कर रहे हैं। अब अपनी डिपेंडेंस खत्म हो गई, जो आपके अपने हाथ में था आपने वो सारा टाइम गवा दिया है। अब आप डिपेंड कर रहे हैं कि कराची किंग्स कैसा खेलते हैं, मुल्तान सुल्तान कैसा खेलते हैं, क्योंकि पेशावर जलमी का रन रेट काफी बेहतर है, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पेशावर को शायद रोकना मुश्किल हो जाएगा। असल लड़ाई जो होगी वो हो रही है कराची और लाहौर के दरमियान, क्योंकि मुल्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा। मुल्तान का जितना रन रेट वो कर चुके हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। हमने बहुत बात की उस टीम के बारे में जो कराची में बहुत अच्छा खेल रही थी, यहाँ आने के बाद एकदम फ्लॉप हो गई। लेकिन अब उस टीम पे बात कर लेते हैं जो कराची बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन यहाँ आके उसने रिदम पकड़ लिया मुल्तान सुल्तान ने। और भाई शाहनवाज धानी 4 आउट किए 5 रन देने के बाद, लेकिन उनके साथ जो बॉलिंग अटैक है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, फील्डिंग सपोर्ट कर रही है। मूसा रब्बानी की बात करें, जिम्बाब्वे के बॉलर, वो बहुत जबरदस्त गेंदें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इमरान ताहिर की बात करें, वो बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। फिर इमरान खान सीनियर, वो जिस तरह नए बॉल को आके यूज कर रहे हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा यूनिट बना हुआ है। खासकर शाहनवाज दानी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत जबरदस्त बॉलिंग यूनिट है। आई थिंक ये वो वाहिद टीम है जो किसी एक बॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। शाहनवाज दानी एक स्पेशल टैलेंट है, नजर आया है, टॉल है, बाउंस अच्छा उसको मिलता है, अच्छी जगह पे बॉलिंग भी की है और थोड़ा प्रेशर में आके भी बॉलिंग की है, विच इज गुड। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि क्योंकि कल आस्किंग रेट इतना ज्यादा था, 13 से 14 रन करने थे हर ओवर में लाहौर कलंदर को, तो उन्होंने तो लामवाला हर एक के ऊपर अटैक करना था, चाहे वो इमरान खान होते, चाहे वो इमरान ताहिर होते, चाहे वो शाहनवाज दानी होते। दानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसको हिटे मारने गए, इन्होंने शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब भी कोई हुक मारने गया है उसको टॉप एज हुआ है और बड़े अच्छे कैचेस किए हैं। रिजवान ने बहुत अच्छे 2 कैचेस किए, उसके बाद इमरान ताहिर ने बड़े अच्छे कैचेस किए। तो एक अच्छा बॉलिंग यूनिट। शाहनवाज धानी के मुतालिक एकदम से लोग बातें करना शुरू कर देंगे, इसको पाकिस्तान टीम में ले आए, ये सब कुछ करें, व्हाई नॉट। आई थिंक परफॉर्मेंस दी है वो लेके, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इशू ये जरूर नजर आ रहा है कि जो आपके एग्जिस्टिंग बॉलर्स हैं,
जिनको आप पिछले 3 से 4 साल से मौका दे रहे हो, मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ। अगर हारिस रऊफ ना पीएसएल में अच्छी बॉलिंग कर हसनैन, सकते हैं और ना अगर वो पाकिस्तान के लेवल पे बॉलिंग कर सकते हैं, तो फिर मेरे अपने नजदीक तो है कि ये सोचना पड़ेगा कि अगर एक शख्स नहीं कर रहा कोई अच्छी बॉलिंग, तो कब तक उसको कैरी करेंगे। और उसके बरक्स अगर आपको एक ऐसा यंगस्टर नजर आ रहा है जो जो टॉल है, जिसकी हाइट भी अच्छी है, अगर आप समझते हो कि उसको इंडक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर तो हारिस अच्छी बॉलिंग कर रहे होते, लोग मोहम्मद आमिर के मुतालिक बात कर रहे हैं कि उसको एक्सपीरियंस है, उसको आप वापस लेके आए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप में अगर आप देखें, हसन अली बहुत ठीक जा रहे हैं। आई थिंक कल उसने भी बड़ा अच्छा स्पेल किया, शाहीन शाह आफरीदी ने भी। ये दो आपके की बॉलर्स हैं, फिर आपके फहीम अशरफ है। उसके बाद दो बॉलर्स जो आपके पास हैं, जिसमें एक हारिस रऊफ होते हैं और चौथे बॉलर जो है वो हसनैन है। इन दोनों की परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी। तो क्या इनको देखते हुए जो इस वक्त टॉप विकेट टेकर धानी है, क्या इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दूसरा, वहाब रियाज ने जिस तरीके से वापस आके अपनी बॉलिंग की है, और उन्होंने भी आके आई थिंक सेकंड हाईएस्ट बॉलिंग या विकेट टेकर वो नजर आ रहे हैं इसमें। क्या उनको मौका मिलना चाहिए? आमिर एक तीसरे बॉलर हैं, जो आपको नजर आ रहा है कि ये 3 बॉलर्स में से अगर आप इन 3 को रख के इन 2 बॉलर जो ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं, इनका अगर हम मुवाजना करते हैं, तो आई थिंक ये तीनों में से 2 बॉलर कोई भी आके जगह ले सकते हैं इन दो बॉलर्स की, जिनका हमने जिक्र किया, जिसमें हारिस रऊफ है और जिसमें मोहम्मद हसनैन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की अरुण भाई ने कि आप इतने अरसे से कैरी कर रहे हैं हसनैन को और हारिस रऊफ को, और वो परफॉर्मेंस अब तक उनकी आके नहीं दे रही है। पाकिस्तान टीम में जाने के बाद क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कम बैक किया, प्रॉब्लम का शिकार दिखाई दे रहे हैं। कल अगर शाहनवाज धानी को भेज देते हैं वहां पे, वो भी इसी तरीके से आगे अगले सीजन में दिखाई दे रहे हो, तो फिर कसूर किसका करार दिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे शुएब मकसूद पे। शुएब मकसूद बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, और आज से नहीं पिछले 2 साल से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वक्त में कि जब हमारा एक्सपीरियंस ड्यू हफीज से परफॉर्म नहीं हो रहा है। शुएब मलिक ने भी एक इनिंग खेली है 60 रन की उस पिच पे के जहां 247 रन बन रहे थे। उसके अलावा शुएब मलिक की कारकर्दगी भी अभी तक कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुएब मकसूद बड़ी क्लियर हिटिंग करते हुए दिखाई दिए। क्या उनके बारे में सोचना चाहिए टीम मैनेजमेंट को? ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पे बात करेंगे। आज के जो 2 मैचेस खेले जाएंगे उस पर भी बात करेंगे, और कुछ आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंटरेस्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के मैचेस रहे। 2 फेजेस में इन मैचेस का इनेकाद किया गया। पहला फेज कराची में खेला गया था। उस फेज में 14 मैचेस हुए थे, और बाकी जो अबू धाबी का लेग है जहां पर 20 मैचेस का इनेकाद होना था। तो आज राउंड मैच का आखिरी दिन है। इंटरेस्टिंग रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6, हमेशा के सीजन की तरह कि आखिरी दिन तक ये नहीं पता है कि कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ खेलेंगी। अब तक सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड एक टीम क्लियर दिखाई दे रही है। आज कराची किंग्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी पहले मैच में। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। इस्लामाबाद वो वाइट टीम है जो क्वालिफाई अब तक कर चुकी है, बाकी अब तक सब मुंतजिर हैं। 2 टीमें अपने मैचेस मुकम्मल कर चुकी है, कैलेंडर्स और जलमी, और वो भी अब आज के मैचेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे कि क्या परफॉर्मेंस होती है। शुएब मकसूद की ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी, और भाई शुएब का जितना एक्सपीरियंस हो गया है, क्या बेहतर हो सकते हैं शुएब टीम के लिए? देखिए, शुएब मकसूद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये भी पाकिस्तान टीम में इन एंड आउट रहे हैं। जब भी ये पाकिस्तान की टीम में जाते हैं, इनको मौका मिलता है और ये वहां पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते, बाहर हो जाते हैं। शुएब मकसूद का एक और भी थोड़ा सा इशू हमेशा से नजर आया था कि उनकी फील्डिंग प्रॉब्लली उस प्यार की नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए। इनकी हील में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हुई थी, इनकी बैक का प्रॉब्लम हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 से 2 साल इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लगे थे रिहैब करते हुए, लेकिन अब माशाल्लाह मुझे फिट नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं। आई थिंक अगर कोई शख्स अपनी फिटनेस रीगेन कर लेता है, अपनी फॉर्म को वापस लेके आता है, तो आप जिस तरह दूसरे प्लेयर्स को, जो आप नसीम शाह को वापस ला सकते हो,
इंजरी के बाद, जब आप और दूसरे प्लेयर्स को इंजरीज के बाद वापस ला सकते हो, चाहे उसमें हारिस सुहेल हो या कोई और दूसरे हम नाम लेते हैं, बगैर खेले हुए वो टीम में आ जाते हैं। तो शोएब मकसूद ने आने के बाद बहुत परफॉर्मेंस किया। अब यहाँ पर भी अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, तो अब भी बैटिंग में भी अगर आप देखें तो आप 2 से 3 प्लेयर्स पिछले 1-1.5 साल से लेके चल रहे हो, जिसमें आप हैदर अली को ले लें, जिसमें आप शर्जील खान को ले लें, जिसमें आप फखर जमान को ले लें। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो आपके साथ इस वक्त अगर देखा जाए तो बाबर आजम और रिजवान के अलावा तो कोई भी, या हफीज ने टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई है, जो कि अब खुद आउट ऑफ फॉर्म हो गए। अब दूसरी तरफ आपके पास 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स नजर आते हैं जो इस PSL 6 में रन्स करते हुए नजर आए, जिसमें एक शोएब मकसूद है और जिसमें एक आपके शोएब मलिक हैं, और एक अच्छी चिप इन की है, इनिंग खेली अच्छी शान मसूद ने। ये चीजें देखते हुए मैं फील करता हूं कि थिंक टैंक सोचेगा, ये जरूर सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि अगर ये, अब आपने आजम खान को टीम में डाला है, आजम खान की परफॉर्मेंस भी जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही PSL 6 में। आपके पास 3 से 4 ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लो होंगे, जो भी टूर पे जाएंगे। अगर तो ये इस टूर के ऊपर अल्लाह करे कि ये फॉर्म में वापस आ जाएं और अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देते तो आप ऑलरेडी 6 से 8 मैच लूज कर जाएंगे उस प्रिपरेशन के, अगर आपने चेंज लाना होगा। अगर ये नहीं करते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज में, तो आपने 6 मैचेस तो गुजार दिए ना, फिर 2 मैच रह गए आपके पास। उस वक्त आप चेंज करेंगे और आप उस वक्त इन 2 प्लेयर्स को अगर लाने का सोचेंगे, तो उस वक्त तक तो ये 2 प्लेयर्स कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मे बी जो इतना बड़ा बैरन पीरियड आएगा, ये जो बैरन पीरियड आएगा, क्या अपनी इस फॉर्म को जो इस वक्त ये दिखा रहे हैं, क्या ये मेंटेन कर सकेंगे, या ये उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि जी उन्होंने जाके वहां उनको भी वर्ल्ड कप के मैचेस चाहिए होंगे अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा जो प्रिपरेशन का जो प्लान था वो मुझे अच्छा नजर नहीं आया, क्योंकि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि मिसबा ने कहा है कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स के इशू थे, इस वजह से हमें पहले टीम को अनाउंस करना पड़ गया, वरना मैं ये इनफॉर्म बैट्समैन को हम जरूर कंसिडर करते। ये चीजें तो सोचनी चाहिए थी आपको, अगर जेहन में था तो आप कम से कम स्टैंड बाय के तौर पे, जैसे कि नसीम 2-3 दफा जिक्र कर चुके हैं कि आप वीजाज वगैरह लगवा के रख सकते थे, उसमें तो कोई इशू नहीं था ना। फिर अगर आपको नजर आता कि यार ये परफॉर्मेंस इनकी हो गई भी है और हमें हमारे बाकी प्लेयर्स नहीं कर रहे, तो आप इजीली इनको इंक्लूड कर सकते थे। मैं इंग्लैंड के टूर के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप देखते हो इंग्लैंड के टूर पे कोई अच्छा नहीं कर रहा, तो आप वेस्ट इंडीज के टूर पे तो उनको लेके जा सकते हो। और भाई आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भाई हमने पहले भी ये बात की थी कि आप 4-5 खिलाड़ियों के वीजे लगवा के रख लेते, वीजे पे कितने अखराजात आने थे, जहां आप इतने चार्टर्ड फ्लाइट चला रहे, तो वीजे पे क्या अखराजात आने थे। फिर शोएब मकसूद की बात हम क्रिकेट हंगामा में BTV पर हारून भाई पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से हमने कोई आज बात नहीं की शोएब मकसूद की। जहां हम बात करते थे फजील और फखर की कि इनको ओपन कराया जाए, वहीं हम शोएब मकसूद का भी नाम लेते थे कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर इसको भी चेक कर लो, इसको भी कैरी कर लो। ऐसा नहीं था कि हमने इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम उठा के देखे जा सकते हैं कि हमने कितना हवाला दिया था शोएब मकसूद का, कि वो हमने शान मसूद की बात नहीं की थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो T20 में इतने इंप्रूव बैट्समैन होकर आएंगे साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन शोएब मकसूद को हमने देखा था, नेशनल T20 में भी देखा था, नेशनल वनडे टूर्नामेंट में भी देखा था। वो जितनी, एक तो पावर हिटर भी है, ताकत है उनके शॉट्स के अंदर, जैसे उमर अकमल शॉट्स मारा करते थे ऐसे ये भी पावर हिटर भी है। तो आपको जरूरत है पावर हिटर की, और फिर तगड़े प्लेयर की जरूरत है। खैर आज के मैचेस में कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हारून भाई। आज कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स पहला मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स को क्या करना चाहिए, उन्हें मैच भी जीत रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने रन रेट को भी बेहतर करना है, तो पहले बैटिंग करना बेहतर होगा, या कोयटा की टीम जो ऑलरेडी इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, उनको बैटिंग करा के जल्दी आउट करे और टारगेट चेज करके अपने रन रेट को बेहतर करे, क्या ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, इसमें तो सीधी सी चीज जो नजर आ रहा है, इस वक्त जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें तो यही है कि टॉस जीतने वाला जो है ना वो सेकंड बैटिंग करना चाह रहा है। सेकंड बैटिंग करके आपके पास सामने टारगेट होता है, आपको पता है कि हमने कितने रन्स के साथ जाना है और ये इस टारगेट को अचीव करना है। अगर तो पिच अच्छी बनी हुई है तो आप उस टारगेट को बड़ा इजीली अचीव करने के काबिल हो सकते हो, अगर आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ऑपोजिशन को 150 रन के लगभग। लेकिन अगर यही रन 190 और 200 रन हो जाते हैं तब थोड़ा सा आपको इशू होता है। अगर पिच अच्छी है तो जैसे हमने इस्लामाबाद का और पेशावर का जो मैच देखा, तो फिर आपको उस किस्म की सिचुएशन नजर आएगी।
लेकिन मुझे इसलिए कराची किंग्स का एडवांटेज इसलिए नजर आ रहा है कि एक तो कराची किंग्स को नजर आ रहा है कि ये टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। ऑलरेडी इस वक्त ये ज्यादा बेहतर रन रेट के साथ मौजूद हैं कराची किंग्स। अगर कराची किंग्स सिंपल मैच भी जीत लेती है ना, तो ये इनका रन रेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव रहेगा और लाहौर कलंदर्स की टीम का तो अभी तो उसने तो कोई मैच खेलना नहीं है, उनका जो भी रन रेट है वो -5 पॉइंट समथिंग है। वेयरएज लाहौर भी वेयरएज कराची किंग्स भी -2 पे है, तो इसका मतलब कराची किंग्स थोड़ी सी बेहतर है एज कम्पेयर टू लाहौर। सो अगर ये मैच जीत जाती है तो थोड़ा सा ये और इम्प्रूव कर जाएंगे। तो कराची किंग्स के लिए तो मैच जीतना बहुत जरूरी है आज, तो इसलिए मुझे तो लग रहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये इशू जरूर है कि क्या वो उस जान के साथ, उस लगन के साथ मैचेस खेलेंगे। मे बी सरफराज क्योंकि पाकिस्तान टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने अच्छे नोट पे खत्म करना चाहते होंगे, ये PSL 6 जीतने के लिए कोशिश करेंगे। आजम खान कोशिश करेंगे अपनी फॉर्म को वापस ले आए, हसनैन अपनी फॉर्म को वापस बहाल कर सकते हैं अगर एक अच्छा स्पेल कर दें। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो एडवांटेज नजर आता है कोयटा किंग ग्लैडिएटर्स में, वो यही नजर आता है कि इनके ये प्लेयर्स जो हैं वो कोशिश करके जान मारेंगे और कोशिश करेंगे इस मैच को जिता दें। वरना इस मैच के जीतने से कोयटा ग्लैडिएटर्स को पॉइंट्स टेबल पे या टॉप 4 में आने में तो कोई मदद नहीं मिलेगी। वेयरएज कराची किंग्स के जीतने की सूरत में, जो कि एक अच्छी टीम है, आई थिंक इस वक्त अगर देखा जाए कराची की किंग्स की टीम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ अगर शर्जील चल पड़ते हैं आज, और बाबर आजम ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और बाकी दूसरे प्लेयर्स भी उनके इर्द गिर्द अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं। नीचे मोहम्मद आमिर हैं, फिर इमाद वसीम है जो कि अच्छी बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा है। सो कराची किंग्स एक स्ट्रॉन्ग टीम तो नजर आ रही है इस मैच को जीतने के लिए। और फिर नूर अहमद ने जिस तरीके की स्पिन बॉलिंग उसके साथ इलियास ने आके बड़ा फर्क डाला था। इलियास ने जो शुरू में स्पेल किया था, तो कहीं ना कहीं कुछ बॉलिंग डिपार्टमेंट में बेहतरी जरूर आई है, लेकिन बैटिंग में जिस तरह मार्टिन गप्टिल कुछ थोड़ा सा खेलते हुए दिखाई दिए, उन्होंने पिच पे टाइम गुजारा था। तो कराची किंग्स, लेकिन हम रन रेट की बात कर रहे थे अरुण भाई, इस वक्त रन रेट की सूरत हाल जो दिखाई दे रही है 0.589 -0.589 कलंदर्स का रन रेट दिखाई दे रहा है, और -0.212 इस वक्त कराची किंग्स का रन रेट दिखाई दे रहा है। तो कराची किंग्स को अपने रन रेट को सिर्फ वो फतह हासिल कर लेते हैं कराची किंग्स, तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी जानिब से मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर रही है, पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी ऊपर दिखाई दे रही है। तो इस वक्त जो तलवार रही है सही मायनों में, वो कलंदर्स के लटक रही है और कराची किंग्स के लटक रही है कि उन्हें मैच भी जीतना है, मैच जीतना उनके लिए लाजमी दिखाई दे रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इस वक्त। अरुण भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया है, 2 आउट कर लिए थे अब से थोड़ी देर पहले 68 रन पर। गुड डिसीजन। आई थिंक अगर देखा जाए तो बैड डिसीजन होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई है, 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई है, और एकदम से दोनों खिलाड़ी ऊपर नीचे आउट हो गए हैं, रोहित शर्मा और गिल, जो कि एक अच्छा कमबैक किया है, क्योंकि वैगनर ने आते ही आउट किया और फिर एक जेमिसन ने आउट कर दिया। इंटरेस्टिंग मैच है, एक रेस्ट डे भी बढ़ा दिया है, जैसे आपने कहा कि उसमें शामिल किया हुआ है ICC ने। इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि कोहली के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि अब सारी टीम की बैटिंग उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। नीचे अभी रहाणे ने भी आना है, और जो इंडिया ने अपना अटैक उतारा है ना, उसमें उन्होंने 5 बॉलर्स खिलाए हैं, 2 स्पिनर हैं और 3 फास्ट बॉलर हैं। तो वो उनके 6 बैट्समैन जो ऊपर हैं, क्योंकि पंत जो है जो उनके विकेट कीपर हैं वो 6ठे बैट्समैन है। सो उनके बैटिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, जडेजा और अश्विन बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। इस पे जरा कल अब डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हेडलाइन का टाइम हो गया है, यहाँ पर आपसे इजाजत देने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच अरुण भाई। आज आखिरी दिन है लीग मैचेस का, क्या कुछ होता है कल शाम को 4 बजे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।